बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप सो कि आप लोग सब ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो ब्राउज़र आर्किटेक्चर को पढ़ा था, उसको जो हम कैसे डेवलप करते हैं या किस तरह उसकी टेक्निक्स वगैरह वो सारी हमने क्या की थी, कवर की थी। आज जो हमारा क्लास टॉपिक है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एजेक्स और जेसन। ये आज हम कवर करेंगे कि एजेक्स क्या होता है, कहाँ पे यूज़ होता है, इसकी वर्किंग क्या है और ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और आप ये क्यों पढ़ रहे हैं। और उसके बाद हम जो है वो जेसन की थोड़ी सी डेफिनेशन, उसकी वर्किंग, उसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी, और जो है वो हमें इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी है, ये सारा कुछ आज जो है हम क्लियर करेंगे। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि ये थ्योरेटिकल पार्ट है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। जैसे मैं हर लेक्चर में तकरीबन ये कहता आ रहा हूँ, इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग पार्ट और इट्स नॉट अ रिलेटेड टू योर वेब, इट्स जस्ट अ वेब टेक्नोलॉजी। कि कोई भी टेक्नोलॉजी जो वेब में यूज़ होती है वो कौन कौन सी है और किस किस तरह यूज़ होती है। जैसे अब एजेक्स को समझने के लिए आपको जेक्यूरी पढ़नी पड़ेगी, आपको CSS आनी चाहिए, आपको MySQL आना चाहिए, ठीक है। तो जो डेफिनेटली आपको नहीं आता, सही है, उस पर आपकी कमांड नहीं है। तो एजेक्स को आप सिर्फ समझने के तौर पे या आप अगले सेमेस्टर्स के लिए ये जो है वो अपनी मेमोरी सेव कर सकते हैं कि मैं एजेक्स पढ़ के आया हूँ, मुझे पता है कि एजेक्स क्या होता है, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और ये हमारे जो है वो वेब के लिए कितना ज़रूरी है और कैसे कैसे ये जो है वर्किंग करता है। इसलिए ये आपको वेब टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको इसकी हाव ना हो जाए। लेट्स बिगिन अवर टॉपिक। सबसे पहले तो देखते हैं कि व्हाट इज एजेक्स। एजेक्स क्या है? ये इट्स एब्रीविएशन एंड कम्बिनेशन ऑफ 3 to 4 वर्ड्स। ए स्टैंड फॉर एसिंक्रोनस, जे फॉर जावास्क्रिप्ट, ए फॉर एंड और एक्स फॉर एक्सएमएल। तो जैसे नाम से ही आपको पता लग रहा है कि जावास्क्रिप्ट और एक्सएमएल का जो है वो कम्बिनेशन है। तो ये एक तरह की क्लास जो है ना, वेब डेवलपमेंट टेक्निक है। जैसे जैसे स्टूडेंट्स हम जो है वेब ने डेवलपमेंट की, तो हमारे पास जो है वो तरह तरह के जो है वो ऑप्शंस आने लग पड़े। एज लाइक वेब, जब वेब अपडेट हुई तो जैसे आप पढ़ते आए हैं कि XML, XHTML और ये चीज़ें जो आप पीछे पढ़ के आए हैं कि जैसे जैसे वेब डेवलप हो रही है तो हमें इस तरह की चीज़ें जो हैं हमारी आसानी के लिए इस तरह की चीज़ें हमें मिल रही हैं। जैसे एक लैपटॉप में कैशे का ऑप्शंस पीछे वक्तों में चले जाएं तो नहीं मौजूद था, अब कैशे का ऑप्शन आ गया है, ठीक है, पिछले 10-15 सालों से। जैसे जैसे जो है वो वेब डेवलप हो रही है उसी तरह ही जो है वो इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो इसमें नई नई चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं। अगर इन दिस कंटेम्प्रेरी एरा, इस मॉडर्न एरा में आप एक अच्छे यूज़र फ्रेंडली या एक अच्छे यूज़र एक्सपीरियंस की बात करें कि हमें एक अच्छी जो है वो वेबसाइट चाहिए जो यूज़र फ्रेंडली भी हो, जो यूज़र एक्सपीरियंस भी, जिससे अच्छा यूज़र का इंटरेक्शन हो, तो इसमें जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है या जो चीज़ उसे अच्छी बनाती है वो एजेक्स है। तो एजेक्स की अगर हम डेफिनेशन करें तो हमें ये पता चलता है कि एजेक्स इज़ ए टेक्निक फॉर क्रिएटिंग फास्ट एंड डायनेमिक वेब पेज, ठीक है। तो जो आपके वेब पेज को डायनेमिक और फास्ट बना दे वो क्या होता है, एजेक्स होता है। आगे पढ़ते हैं इसको क्या, इसकी और एडवांटेजेस क्या हैं और इसको कैसे ये वेब पेज को फास्ट बनाता है। ये मैंने बता दिया आपको। दिस टेक्निक अलाउड वेब पेज टू मेक रिक्वेस्ट इन एसिंक्रोनियस। एसिंक्रोनियस और सिंक्रोनियस से क्या मुराद है ये भी चले मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। एसिंक्रोनियस क्या होता है? जो किसी पे डिपेंडेंट ना हो, ठीक है। इसको आप इस तरह पढ़ सकते हैं, इस तरह समझ सकते हैं। एज लाइक अगर आप जैसे बैंक में जाएं तो आपकी एक लाइन लगी होती है, ठीक है, मतलब कैश लेने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए, विड्रॉ करवाने के लिए। क्या होता है कि बैंकर जो है एक बंदे से काम लेता है, पूरा करता है, देन दूसरे बंदे को देता है, ठीक है। ये होता है सिंक्रोनियस। एसिंक्रोनस क्या होता है कि अगर बैंकर जो है वो आपसे बातें भी कर रहा है, चाय भी पी रहा है,
आपको अमाउंट भी वापस कर रहा है, लैपटॉप पे काम भी कर रहा है, मतलब क्या, हर तरफ से इंटरेक्शन कर रहा है, ठीक है, हर तरफ से, या सर्वर साइड हो या जो है वो क्लाइंट साइड हो, अगर कंप्यूटर के रिव्यू से देखा जाए तो दोनों तरफ से जो है वो अगर आपसे गुफ्तगू भी कर रहा है, वो पैसे भी वापस दे रहा है आपको, वो चाय भी पी रहा है, लैपटॉप पे काम भी कर रहा है, यानी कि ही विल डू मल्टीपल जॉब्स, ठीक है। तो फिर वो क्या होगा, एसिंक्रोनियस होगा, सही है। तो ये भी एक एसिंक्रोनियस जो है वो टेक्निक है। The advantages of making it asynchronous is that it will allow the web page to make multiple calls at a same time, ठीक है, which will work in a background and will update the page dynamically as soon the request gets over, ठीक है। इस बात की जो है ये जो इसने लिखा हुआ है कि बैकग्राउंड वाली बात, ये हम जो है जब इसकी वर्किंग करेंगे देन आपको क्लियर हो जाएगी। जे स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इसमें मतलब ये जावास्क्रिप्ट के साथ भी काम करती है, ये जेक्यूरी के साथ भी काम करती है। लेटेस्ट जो अब लोग इससे ना जो जेक्यूरी से ज़्यादा इंटरेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि जेक्यूरी में जो है वो इसकी कोडिंग जो है वो शॉर्ट हो जाती है, आसान हो जाती है, एरर के चांसेस कम है। जो जावास्क्रिप्ट है ये थोड़ी सी पुरानी लैंग्वेज है, इसलिए इसमें जो कोड लेंथी लिखना पड़ता है और इंटरेक्शन भी जो है वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बग या एरर आने के, ठीक है। एक्स मीन एक्सएमएल, ए फॉर एंड होता है। सो एब्रीवेशन का तो हमें पता चल गया। एजेक्स जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या होता है, दैट कैन हेल्प इंक्रीज द स्पीड एंड यूजेबिलिटी ऑफ आवर एप्लीकेशन वेब पेज बाय अपडेटिंग ओनली पार्ट ऑफ द पेज एट अ टाइम, ठीक है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मैं इधर जो है फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, एक जो है वो HEC की वेबसाइट खोलता हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। HEC की अगर मैंने वेबसाइट खोली है तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिफरेंट टाइप के कंटेंट्स हैं, जिसमें कोविड-19 गाइडेंस है, यूनिवर्सिटी HEC सर्विसेज, स्कॉलरशिप है, क्वालिटी इंश्योरेंस है, R&D है, न्यूज़पेपर, अबाउट अस, ये 5-6 हमारे पास क्या है कंटेंट अलग-अलग पड़े हुए हैं, ठीक है। अब इनके अंदर जो हेडर हैं वो सेम है, सारी शेप और सारा जो है वो कंटेंट जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सेम ऐसे ही हैं, ठीक है। देखिए ये आपके पास है एक, इधर नीचे आया जाए तो आपके पास क्या आता है, एक ये लेटेस्ट अनाउंसमेंट, एक लेटेस्ट अनाउंसमेंट का ये कंटेंट, और इसमें जो नई नई अपडेशन होगी या जो नई नई न्यूज़ आएगी वो इसमें आएंगी, ठीक है। अब एजेक्स क्या काम करता है ये बताना चाह रहा हूँ कि अब देखें मेरे पास ये लेटेस्ट अकाउंट का ये जो है वो एक कंटेंट पड़ा हुआ है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरे का पूरे जो ये ऊपर वाले कंटेंट है ये भी रिफ्रेश ना हो, पूरा का पूरा बाकी कोई कंटेंट रिफ्रेश ना हो, बाकी सारा काम वैसे का वैसे रहे, सिर्फ ये लेटेस्ट अनाउंसमेंट जो है वो रिफ्रेश हो, तो ये बेसिकली तो क्या है, अगर आप अगर करना चाहें तो क्या करेंगे, अगर एजेक्स आने से पहले क्या होता था कि सारी की सारी अगर एक चेंजिंग में करनी होती तो सारी के सारे कंटेंट हेडर जो है वो रिफ्रेश होते थे, पता चलता था, दोबारा कोड रन होता था और देखता था। अब इसमें इस तरह नहीं है। एजेक्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि सिर्फ यही आपका लेटेस्ट न्यूज़, अगर जो वो पीछे से जो एडमिन बैठा हुआ है वेब का, वो क्या करता है इसे 10 मिनट बाद अपडेट कर देता है, कोई अपडेटेड न्यूज़ डाल देता है, तो क्या होगा आपको सिर्फ यही चीज़ जो है वो अपडेटेड नज़र आएगी। रिफ्रेश करेंगे या वैसे भी रिफ्रेश ना भी करें तो अपडेटेड न्यूज़ में लेटेस्ट न्यूज़ आ जाएगी, ठीक है। तो क्या हुआ कि सारा का सारा पेज जो है वो रिफ्रेश नहीं हुआ, सिर्फ हमारा क्या हुआ, लेटेस्ट न्यूज़ रिफ्रेश हुआ, ठीक है। सो इस तरह के काम जो है वो थ्रू किससे होते हैं, एजेक्स के थ्रू होते हैं। इसके अलावा एजेक्स में जैसे मैं वेब में आपको बताऊं कि अब देखें, जैसे और एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे अगर आप यूनिवर्सिटी पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको एक फॉर्म मिलता है, ठीक है। उस फॉर्म में देखें आपकी क्या है, आपका जो है नेम है, आपके फादर नेम है, आपका CNIC है, ठीक है, आपका एड्रेस है, सही है। तो ये सारी चीज़ें क्या है आपके पास है। अब सारे डाटा को हम क्या करते हैं, डाटाबेस में सेव करवाना चाहते हैं, ठीक है। ये तो थोड़ी सी जो ट्रेडिशनल काम है ये वो वाला बताना चाह रहा हूँ कि आप जो है ना वो सारे के सारे डाटाबेस को क्या करना चाहते हैं, सॉरी, इसको जो है ना वो हम क्या करना चाहते हैं, अपनी डेटाबेस में सेव करवाना चाह रहे हैं।
तो जब आप ये सारा फॉर्म फिल कर लेते हैं और एंड पे क्या होता है, एक सबमिट का बटन होता है, तो आप सबमिट का जब बटन को प्रेस करते हैं तो सारे का सारा डाटा जो है वो एक PHP की जो है वो फाइल में सेव हो जाता है। इधर एक मैं आपको एक पिक्चर बना के दिखा रहा हूँ, इधर जो है वो एक PHP की फाइल पड़ी हुई है, ठीक है, सर्वर साइड लैंग्वेज है। तो इसमें क्या होता है, ये हमारा सारे का सारा जो डाटा वो सेव हो जाता है। अब इसमें PHP का कोड है जो कि डाटा को सेव करा लेता है, और इसमें जो है MySQL का कोड है जो कि डेटाबेस की लैंग्वेज, MySQL एक डेटाबेस की लैंग्वेज है, तो MySQL का कोड है जो कि डेटाबेस की लैंग्वेज है। अब ये पेज जो हमारा यूनि वाला डाटा है, इसको जो है डेटाबेस में क्या करेगा, सेव करेगा। अब PHP के साथ क्या है, MySQL वाला जो है कंटेंट या उसके साथ जो है वो लगेगा, और वो क्या करेगा, हमारा डाटा को किस में सेव कर देगा, एक डेटाबेस में सेव कर देगा। सही है, ये काम तो होता था मतलब ट्रेडिशनल काम था ये एजेक्स आने से पहले, ठीक है। PHP की फाइल में डाटा सेव होता था, वो क्या करता था, MySQL में देता था। MySQL में क्या होता था, ये दोनों मिलके MySQL और PHP मिलके क्या करते थे, डाटा को डेटाबेस में सेव करवा देते थे। एग्जैक्टली ऐसे ही होता था पहले। अब क्या हुआ है, अब जो है वो इस तरह होता है कि जब एजेक्स आने के बाद इसी काम को जो है, ये टाइम कंज्यूमिंग था, इसी काम को जो है वो क्या करते हैं, फास्ट तरीके से करते हैं। अब जब हम डाटा को सबमिट करते हैं, ये सारा फॉर्म फिल करके क्या करते हैं, सबमिट करते हैं, तो ये PHP की फाइल के पास नहीं जाता। अब हम इसे एक जो है वो जावास्क्रिप्ट की फाइल को जो है वो सेंड करते हैं। सारे डाटा को एक जावास्क्रिप्ट की फाइल होती है, जावास्क्रिप्ट की फाइल, ठीक है, इसको मैं जावा का नाम दे देता हूँ। एक जावास्क्रिप्ट की फाइल में जो है वो सेंड करते हैं, ठीक है। इस जावास्क्रिप्ट में क्या है, एजेक्स का जो वो कोड लिखा होता है, जावास्क्रिप्ट या jQuery के अंदर ही जो है वो एजेक्स का कोड लिखा होता है। वो मैं आप लिख के भी दिखाऊंगा, थोड़ा सा एंड पे आपको थोड़े से कंटेंट दिखाऊंगा, ठीक है। तो एजेक्स का कोड जो है वो लिखा होता है, और वही फाइल इस डाटा को PHP के जो है वो फाइल में सेंड कर देती है, ठीक है। तो ये वाली फाइल क्या करती है, PHP के डाटा को सेंड कर देती है। अब आगे वाला काम जो है, जिस तरह उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, जिस तरह हम लास्ट टाइम में करते हैं, जिस तरह ट्रेडिशनली करते हैं, फाइल वो उसी तरह ही जो है वो उसी तरह ही काम करेगी, बाकी सारा प्रोसेस उसी तरह ही होगा, और फाइल इस डाटा को डाटाबेस में सेव करवा देगी। अब ये डाटा जो है वो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से लिया गया, मतलब अब ये हमारा जो है यूनि वाला जो पेज है, ये वाला यूनि वाला पेज जो है, ठीक है, वो रिफ्रेश नहीं होगा, और डाटा जो है वो बैकग्राउंड से जो जाएगा और जो जाके उसमें क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ये वो बैकग्राउंड वाला पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा कि पता भी नहीं चलेगा और आपका डाटा भी सेव होता रहेगा। मतलब मल्टीपल काम होंगे, पेज डाटा भी सेव करता रहेगा और पेज वैसे बाकी कंटेंट भी आप वैसे के वैसे रहेंगे, बाकी कंटेंट भी बैक वक्त यूज कर सकते हैं, ठीक है। और पेज रिफ्रेश भी नहीं होगा। इस तरह होता है ना कि आपने डाटा रिफ्रेश सबमिट किया और रिफ्रेश हो गया पेज, तो इस तरह नहीं होगा। बाकी कंटेंट भी आप उसी तरह यूज करते रहेंगे और जो है वो डाटा भी सेव हो जाएगा विद इन अ सेकेंड, ठीक है। सो डाटा इसी वेब पेज पर जाएगा जिसको हमने जो है वो डाटा जिससे हमने सबमिट किया है, और वो डाटाबेस में सेव हो जाएगा। जैसे बिल्कुल न्यूज़ अपडेट वाली किसी, अगर आप बोर्ड या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं तो न्यूज़ अपडेट वाली बात होती है, न्यूज़ को अपडेट किया जाता है। हाँ, इसकी एक और बेहतरीन अगर एग्जांपल आप लेना चाहें तो इसकी जो एग्जांपल आप ले सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम। यहाँ फेसबुक इंस्टाग्राम में आप पोस्ट देखते हैं तो आपके पास पेज खुला होता है। अब अगर जब आप लाइक करते हैं तो असूलन तो उसे सारे पेज को रिफ्रेश होना चाहिए, लेकिन पोस्ट को लाइक करने से आपका पेज जो है वो दोबारा रीलोड नहीं होता। तो ये सारा का सारा काम किसके थ्रू होता है, एजेक्स के थ्रू होता है। आपकी लाइकिंग जो है वो काउंट होती जाती है, लेकिन पेज जो है वो रिफ्रेश नहीं होता। सो सारा का सारा काम किसके थ्रू होता है, एजेक्स के थ्रू होता है। अब एजेक्स के थ्रू जो है, इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि एजेक्स के थ्रू जो है वो सर्वर साइड पर कम्युनिकेशन करता है विद आउट पेज रीलोडिंग। पेज की कोई रीलोडिंग नहीं होती और वह सर्वर साइड पे क्या करता है, कम्युनिकेशन करता है। सही है, तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ। एजेक्स अलाउ वेब पेजेस टू अपडेट एसिंक्रोनस बाय एक्सचेंजिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा विद द सर्वर बिहाइंड द स्क्रीन।
ठीक है, पता भी नहीं चलता और बैकग्राउंड से बहुत खुद ब खुद डाटा जो है वो अपडेट हो जाता है एजेक्स के थ्रू। एजेक्स का कोड लिखा होता है उसमें। दिस मीन दैट दिस इज अ पॉसिबल टू अपडेट पार्ट ऑफ अ वेब पेज विदाउट रीलोडिंग दी होल पेज। ठीक है, होल पेज को रीलोड करने से जो है वो के बगैर ही हम क्या कर सकते हैं, उसको रिफ्रेश कर सकते हैं या रीलोड कर सकते हैं। ठीक है, ओके ये जो है वो मैंने वर्किंग जो अभी आपको बताई है क्या होता है। ये देखिए, जैसे ये फॉर्म है मेरा, मैंने सबमिट किया, सबमिट करने के बाद वो जावास्क्रिप्ट में जाएगा, जावास्क्रिप्ट की एक फाइल, उसमें एजेक्स का कोड लिखा होगा और वो कोड क्या करेगा, जो है PHP में को देगा वो वाली फाइल। PHP में MySQL का कोड होता है, MySQL का कोड और PHP का कोड फाइल को डाटाबेस में सेव करवा देगा। तो ये इसकी जो है वो छोटी सी वर्किंग है। सही है। बिफोर लर्निंग जो है एजेक्स को समझने से पहले आपको एजेक्स के लिए जावा और jQuery दोनों ही एजेक्स के लिए यूज़ होती हैं। ये मैं पीछे आपको बता चुका हूँ। तो आपको जो है या तो जो है वो जावा आनी चाहिए या jQuery आनी चाहिए। तो एजेक्स के लिए आपको कोई ना कोई सर्वर साइड जो है वो प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, जैसे PHP है, ठीक है, पाइथन है, इस तरह की। और साथ आपको जो है वो डेटाबेस की भी लैंग्वेज आनी चाहिए, जैसे कि MySQL डेटाबेस की लैंग्वेज है, ये भी आपको आनी चाहिए, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसके बाद आपको जो है वो क्लाइंट साइड पे जो है वो लैंग्वेज जैसे जावास्क्रिप्ट है, jQuery है, ये भी आनी चाहिए। सो बेसिक CSS भी आनी चाहिए डिज़ाइनिंग के लिए। सो इतनी चीज़ें आने के बाद आप जो है वो एजेक्स का कोड लिख पाएंगे, समझ पाएंगे, एजेक्स को समझ सकते हैं या एजेक्स को रन कर सकते हैं। सही है। देखिए, अगर आपको जावा क्यूरी नहीं आएगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि जावा में या jQuery में या जावा में, जावास्क्रिप्ट में मैंने कहाँ पे जो है वो एजेक्स की फाइल रखनी है और उसमें एट्रीब्यूट्स कैसे पास करने हैं और उसमें जो है वो कोडिंग कैसे करनी है, इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं नहीं लगाने, ठीक है, कॉमास लगाने हैं नहीं लगाने, वो नल में वैल्यू जो है वो इन्वर्टेड कॉमास में बंद करनी है नहीं करनी। तो इस तरह के रूल्स जब आप इन लैंग्वेज को सीखेंगे देन ये आएगा। सो ये आपको मैं बताता जा रहा हूँ कि एजेक्स में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या क्या आपको आना चाहिए जिसकी वजह से आप एजेक्स को जो है वो कर सकें। अगर आपको शौक़ है इसमें आगे जाने का तो आपको ये लैंग्वेजेस आनी चाहिए। आपको हाउ ना होना चाहिए कि सर्वर साइड पे जो है वो PHP जो यूज़ हो रही है वो किस किस तरह जो है वो हम उस पर कोड रन करवाते हैं। गॉट इट। सो आगे चलते हैं तो देखते हैं कि एजेक्स में जो है, अच्छा जावा के साथ एजेक्स लगाना थोड़ा सा जो है वो पुराना ट्रेंड हो गया है, लेकिन jQuery के साथ जो एजेक्स लगाना अब लगाते हैं क्योंकि इसमें जो है वो आसान होता है और कोड भी जो है वो लिखना जो है वो मुश्किल नहीं होता, आसानी से लिखा जाता है। अब jQuery के अंदर JX के लिए एक जो है वो स्पेशल फंक्शन आता है जिसे हम $ajax कहते हैं, ठीक है, और इसी की हेल्प से हम किसी भी वेबसाइट पर एजेक्स को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सही है। तो यहाँ कोड बताना आपको जो है वो एक तरह से फजूल सी बात है क्योंकि वो आपको इतना कुछ पहले जो है वो सीखना पड़ेगा, आपको उस पर थोड़ी बहुत कमांड हो फिर आप जो है वो इसको सीख सकेंगे। लेकिन थोड़े से जो है वो $ajax को यूज़ करने के लिए जो पैरामीटर्स यूज़ होते हैं वो मैं क्या करता हूँ आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको हाउ ना रहे इस बात की। सो ये एजेक्स में जो पैरामीटर जो हम यूज़ करते हैं इसके लिए ये कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ होती हैं, ठीक है, वो मैंने लगाई हुई है। सबसे पहला जो है इसमें हम एट्रीब्यूट जो है वो यूज़ करते हैं वो है URL का। URL का मतलब है उस वाली PHP फाइल का नाम जिसके अंदर हमें जो है वो फॉर्म या किसी भी कोडिंग की डेटाबेस के साथ जो है वो कोडिंग करनी है, ठीक है। मतलब इस PHP में आप किसी भी तरीके का डाटा रख सकते हैं, जैसे जिसके अंदर हमने जो क्या डेटाबेस की कोडिंग करनी है, जिसके अंदर डेटाबेस की कोडिंग करनी है, वो चाहे जो है वो डाटा को इंसर्ट करवाना हो, रीड करवाना हो, राइट करवाना हो, ऐड करवाना हो, अपडेट करवाना हो, इट्स टोटली अप टू यू। तो उस या कोई दूसरा एट्रीब्यूट रखना हो तो वो हम क्या करते हैं URL में रखते हैं। सही है। नेक्स्ट टाइप क्या है, टाइप। अब जब भी डेटाबेस में हम डाटा को रखते हैं तो या तो वो पोस्ट होता है या गेट होता है, दो ही काम होते हैं डेटाबेस में, ठीक है। तो या तो वो पोस्ट होता है या गेट, तो मतलब या तो इन्हें आप जो है वो इंसर्ट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं डाटा को
या गेट कर रहे हैं तो आप मतलब ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं टाइप में, पोस्ट रखें या गेट रखें। अच्छा, अगर पोस्ट रखेंगे तो ठीक है, अगर गेट करना हो डाटा तो गेट ना भी रखें, टाइप वैसे ही लिख दें। तो टाइप जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट गेट ही होता है, ठीक है। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगी, आपको डाटा गेट करके देगी। इसके बाद डाटा एट्रीब्यूट आता है, ये सबसे जो है वो इम्पोर्टेंट है एजेक्स का एट्रीब्यूट। इसमें हम जो है वो वाला डाटा जो है वो पास करते हैं जो हमें जो है वो फॉर्म के साथ मिला है। मतलब जिस फॉर्म का डाटा हम जो है वो डेटाबेस में सेव करवाना चाहते हैं उसको उसी के अंदर जो है पास करना होता है, उसको इसके अंदर पास करना होता है। मतलब यहाँ पे 3 तरह के जो है वो डाटा पास हो सकते हैं, एक स्ट्रिंग, एक एरे और एक जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट का होता है। तो ये 3 तरह के जो है वो डाटा को पास कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट जो एट्रीब्यूट आता है वो है सक्सेस का। ये वो जो है वो पार्ट है जो हमें PHP की फाइल जो है वो रिटर्न करेगा, ठीक है। मतलब आप इस तरह कह सकते हैं URL में जो फाइल है वो रिटर्न करेगा, URL के अंदर जो हमारा डाटा रखा होगा, जो हमारी डेटाबेस पे गया वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा, ठीक है। तो URL की फाइल हम जो है वो सक्सेस में शो करवाते हैं। ये आपको समझ नहीं आएगी इस बात की, वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि अगर एजेक्स के अंदर जो जो एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं वो ये वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम कोड करते हैं, ये देखिए सक्सेस के बाद ये कोड है, इस कोड के अंदर जो है वो बाकी जो है वो jQuery का जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। इसके बाद देखिए वही बात आ गई ना, अब अगर आपको कोड नहीं आता होगा तो आप इन एट्रीब्यूट को लिख के क्या करेंगे, इसलिए आपको जो है वो जावास्क्रिप्ट या jQuery आनी चाहिए, सही है। तो इसके बाद जो है हम कोड लिखेंगे तो आपकी वो एजेक्स की फाइल बन जाएगी। नेक्स्ट देखिए एडवांटेजेस, इसमें क्या है, इट इज़ नॉट एनी न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, बट सिंपल अ न्यू टेक्निक फॉर क्रिएटिंग बेटर, फास्ट एंड मोर इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशन। पेज कैन बी रिफ्रेश डायनामिकली, ठीक है, खुद ब खुद ही वो हो जाता है। रिस्पॉन्स ऑफ द इंटरफेस टू यूजर इज फास्ट, लोड मच फास्टर बिकॉज द पे लोड इज मच स्मॉलर, वो बिल्कुल लोड नहीं होता इस पर। रिड्यूस द डिमांड ऑफ बैंडविड्थ, बहुत थोड़ी बैंडविड्थ यूज़ करता है। अलाउ द वेब एप्लीकेशन टू मच मोर एफिशिएंट, जैसे ये हम एजेक्स को यूज़ करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन जो हमारा वेब पेज क्या हो जाएगा, मोर एफिशिएंट हो जाएगा, सही है, फास्ट होगा, डायनेमिकली वो काम करेगा। ये तो हमारा क्या है, क्लास एजेक्स है। नेक्स्ट हम देखते हैं जेसन क्या होता है। व्हाट इज जेसन? जेसन भी एक एब्रीवेशन है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन की। सो ये क्या होता है, जेसन डाटा को जो है स्टोर करने के लिए या डाटा को एक्सचेंज करने के लिए इसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे जो है वो जावास्क्रिप्ट यूज़ हुआ है। अब आपके ज़हन में आता होगा कि ये भी कोई जावास्क्रिप्ट की कोई टाइप या सब टाइप होगी। तो जावास्क्रिप्ट से मुराद ये नहीं कि ये जावास्क्रिप्ट का कोई जो है वो पार्ट है, इसके नाम की जो है वो एक वजह है कि वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको कभी इत्तेफाक हो या इत्तेफाक हुआ हो जावास्क्रिप्ट पढ़ने का, या आपने कभी देखा हो उसका कोड, तो उसमें जो है वो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट या जावास्क्रिप्ट जो है वो लेटरल्स यूज़ होते हैं, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स यूज़ होते हैं। सो जब जो है वो एजेक्स जब इसे बनाया गया जेसन को तो इसका जो फॉर्मेट जो है वो एज लाइक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट लिया गया, जिस तरह जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इसलिए इसका नाम जो है वो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन रखा गया, सही है। अगर कोई आपसे पूछे कि इसका नाम जेसन क्यों रखा गया तो आप ये बता सकते हैं कि जब इसे बनाया गया तो जेसन को जब बनाया गया तो इसकी फॉर्मेट को एज लाइक जो है वो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ही रखा गया, लिया गया। तो इसलिए इसको जो है हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन कहते हैं। मगर इसका कोई जो है वो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है जावास्क्रिप्ट के साथ, तो इसको हम डाटा को जो है वो स्टोर एक्सचेंज करवाने के लिए यूज़ करते हैं, सही है।
जेसन इज एन ईजियर टू यूज। अच्छा, अब आपके जहन में ये भी बात आएगी कि सर ने कहा था कि एक्सएमएल को भी हम डाटा जो है वो स्टोर करवाने के लिए यूज़ करते हैं, एक्सचेंज करने के लिए, और जेसन को भी यूज़ करते हैं। जब एक्सएमएल इतना अच्छा काम कर रहा है तो जेसन की क्या ज़रूरत है? सही है, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा अगर किसी ने एक्सएमएल वाला लेक्चर लिया हो, तो उसकी भी आगे एक्सप्लेनेशन जो है हम बताते हैं आपको। ठीक है, तो लिखा हुआ है जेसन इज एन easy to use alternative to XML. Furthermore, it is based on subset of the JavaScript programming language. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं why we use JSON। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके जहन में ये सवाल आएगा कि अगर XML जो है वो हमारा एफिशिएंटली काम कर रहा था तो JSON की जरूरत क्यों पड़ी? अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब इसको जो है वो हम समझ लेते हैं। जैसे आप देखिए, आपका मोबाइल है, तो आपका मोबाइल क्या है? एक क्लाइंट साइट है, और दूसरी तरफ आपने, जैसे अभी मैंने HEC की वेबसाइट खोली, तो HEC की एक वेबसाइट आप मोबाइल पर खोलते हैं, तो HEC की वेब को हम क्या करते हैं? उसे कहते हैं सर्वर साइड है। तो आप चाहते हैं आपका डाटा जो है वो फास्ट जो है ट्रांसफर हो दोनों साइडों पर, तो आप उसके लिए जेसन को यूज़ करते हैं। अब जेसन कोई लैंग्वेज नहीं है, ये भी आपने याद रखना है। ये एक डाटा का फॉर्मेट है, डाटा एक्सचेंज फॉर्मेट इसे कहते हैं। जिस तरह एक्सएमएल जो है वो भी एक क्या है? डाटा एक्सचेंज फॉर्मेट है, लेकिन ये एक्सएमएल से क्या है? लाइट वेट है। सही है। सो हम देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कि जो है वो एक्सएमएल और जो है वो जेसन में फ़र्क क्या है। मैं बता देता हूँ आपको कि एक तो जो है वो जेसन है जो है वो टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट है, जबकि एक्सएमएल जो है वो मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, ये बहुत लाइट वेट है जेसन, वो बहुत थोड़ा सा हैवियर है। ठीक है, तो एक्सएमएल का क्या है कि एक लैंग्वेज है, उसमें आपको अलग अलग टैग यूज़ करते हैं एक ही एट्रीब्यूट के लिए। लाइक जैसे मैंने आपको एग्जांपल में भी बताया हुआ, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए, आपने स्टूडेंट के लिए क्या किया? ये स्टूडेंट है का, स्टूडेंट्स का एक एट्रीब्यूट पास किया, उसमें स्टूडेंट का पास किया, फिर नेम लिया, अली नेम, नेम को बंद किया, फिर एज ली, फिर एज को बंद किया, फिर सिटी ली, फिर सिटी को डिफाइन किया, फिर सिटी बंद की। ठीक है, फिर एक और स्टूडेंट का आपने डाटा पास करवाना है, वो भी स्टूडेंट एट्रीब्यूट लिया और उस स्टूडेंट को क्या किया? उसको फिर नाम दिया। ठीक है, फिर उसकी जो है वो एज डिफाइन की, फिर उसका जो है वो सिटी डिफाइन किया, एंड पे क्या? फिर स्टूडेंट बंद किया, और फिर एंड पे स्टूडेंट्स को बंद किया। तो क्या है इसमें जो है वो आप अलग अलग जो है वो टैग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हर एट्रीब्यूट को पास करने के लिए आपको टैग यूज़ करना पड़ता है, जिससे ये क्या हो जाता है? थोड़ा सा हैवियर हो जाता है। लेकिन जेसन क्या है? डाटा का एक फॉर्मेट है, इसको लैंग्वेज के तौर पर सीखना बिल्कुल भी नहीं पड़ता। इसमें की होती है और उनकी जो है वो वैल्यूज़ होती है। जैसे मैं ऊपर अगर आपको दिखाऊं, ये जो है वो जेसन का एक, ये सारा जो नीचे कोड स्टूडेंट का लिखा ना हमने, ये सारा मैंने ये 2 लाइनों में लिख दिया। स्टूडेंट का एट्रीब्यूट पास किया, उसमें देखिए नेम, अली, एज 25 लाहौर, बस। कोई हमें टैग्स नहीं लगाने पड़ रहे, कोई हमें जो है वो टैग्स बंद नहीं करने पड़ रहे। ये नहीं है कि टैग बंद नहीं हो तो वो रन ही नहीं होगा। ठीक है, ये जो है वो जेसन का थोड़ा सा जो है वो हमारे पास थोड़ा सा मैंने कोड करके दिखाया आपको कि ये इस तरह इसके एट्रीब्यूट पास होते हैं, और इस तरह जो है वो इसकी जो है वो फॉर्मेट डिफरेंस है इसमें जेसन में और एक्सएमएल में। तो हमें क्या है, इसमें टैग्स नहीं लगाने पड़ते। इसमें एक क्या होती है इसमें एक की होती है, उसकी वैल्यू होती है। जैसे नेम एक की है, अली उसकी क्या है? वैल्यू है। एज एक की है, 25 उसकी वैल्यू है। सिटी एक की है, लाहौर उसकी क्या है? वैल्यू है। ठीक है, तो लाइट वेट ये है। और एक्सएमएल जो है इसमें जो है वो चूंकि टैग्स यूज होते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये काफ़ी जो है वो भारी भरकम सा और वेटेड हो जाता है। ठीक है, एक्सएमएल में आप जो है वो कमेंट को जो है वो पास कर सकते हैं, लेकिन जेसन में जो है वो आप इस तरह नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ जो फ़ायदे वाली साइड एक्सएमएल में है वो सिर्फ यही है। ठीक है, कि आप जो है वो कमेंट को पास कर सकते हैं, जेसन में आप कमेंट को पास नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखें थोड़ा सा और डिफरेंस इसमें देखें क्या है। अदर डिफरेंस क्या है, ये भी मैं बता चुका हूँ कि जेसन इज़ अ लाइट वेट,
द सिंपल और टू रीड एंड, अच्छा इसको जो है वो आम जो बंदा प्रोग्रामिंग नहीं भी जानता वो भी क्या कर सकता है, इसको इजीली पढ़ सकता है, ह्यूमन रीडेबल है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि जेसन सपोर्ट एरे डाटा स्ट्रक्चर, जेसन फाइल आर मोर ह्यूमन रीडेबल, जेसन हैज अ डिस्प्ले कैपेबिलिटीज, XML इज लेस सिंपल देन जेसन, XML डज नॉट जो सपोर्ट एरे, इसमें जो है वो स्ट्रिंग डाटा स्ट्रक्चर यूज होती है। XML फाइल और लेस ह्यूमन रीडेबल, इसको पढ़ इंसान जो प्रोग्रामिंग नहीं जानता वो नहीं पढ़ सकता, ठीक है। XML प्रोवाइड द कैपेबिलिटी टू डिस्प्ले डाटा बिकॉज इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो ये इसमें फायदा है, उसमें थोड़ा सा नुकसान है। अच्छा अब देखें कि जो है आप अगर जावास्क्रिप्ट करेंगे तो उसमें और जो जेसन में बहुत जो लाइट सा डिफरेंस है। इसकी जो है वो कैसे शनाख्त होगी, इसकी इंडिकेशन क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है इसमें रखा जाता है, की जो है की रखी जाती है, तो उसकी जो है अलग अलग वैल्यूज होती हैं। इस तरह ये जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट जो होता है, मैं बताता हूँ आपको, अगर जावास्क्रिप्ट का जो है वो बिल्कुल इसी तरह ही जो है वो कोड होता है, इसी तरह इसमें जो है एट्रीब्यूट पास किए जाते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि वैल्यू के साथ जो की होती है वो जो है इन्वर्टेड कॉमास में आती है। ये जो वैल्यू के साथ जो है, जो की के साथ ये की है, ये इसकी क्या है, वैल्यू है, ठीक है। ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू है ये भी क्या होती है, इन्वर्टेड कॉमास में आती है, सही है। लेकिन इन दोनों और जो होता है जावास्क्रिप्ट, उसमें क्या होता है कि इसके साथ जो है वो ये इन्वर्टेड कॉमास नहीं आते, सही है। की के साथ इन्वर्टेड कॉमास नहीं आते, जबकि वैल्यू में इन्वर्टेड कॉमास आते हैं। और इसमें जो है ये इन दोनों में एक तो डिफरेंस है ये, सही है। दूसरा, इनको प्रिंट जो है वो करना, दोनों का ही प्रिंटिंग जो है वो सेम है। और जो है आप कह सकते हैं जावा में, जावास्क्रिप्ट में जो है वो सिंगल जो है इन्वर्टेड कॉमा, जैसे ये और ये, ठीक है, ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जो है वो यूज होती हैं। और जेसन में है जो है वो डबल, ये वाले इन्वर्टेड कॉमा जो है वो यूज होते हैं, सिर्फ यही यूज होते हैं, सही है। इसके अलावा जेसन में आप स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, एरे, ऑब्जेक्ट, नल, सारी की सारी जो है वो एट्रीब्यूट्स जो है वो क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, सही है। तो ये इनका जो है वो डिफरेंस है थोड़ा सा, ताकि आपको क्लियर हो जाए। आगे आ जाएं तो जेसन की वैल्यूज वही मैंने बता दिया, नंबर है, इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट। अच्छा, नंबर, इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट बता दिया। अ स्ट्रिंग इन डबल कोट्स, तो जब भी आप जेसन में स्ट्रिंग पास करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, डबल कोट्स लगाएंगे, सही है। बूलियन ट्रू और फॉल्स, ना भी कोई कोट्स लगाएं तो चलेगा। एरे इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, एरे को क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना है। एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट जो है वो नल अगर वैल्यू आ जाए तो आप उसको वैसे ही लिखते जो है वो इन्वर्टेड कॉमा बंद ना करे तो कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। अब एडवांटेजेस हमने पढ़ लिए हैं इसके कि ये भी ह्यूमन रीडेबल जो है वो फॉर्मेट है, डाटा फॉर्मेट है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। ये इसके एडवांटेजेस शायद हमने नहीं पढ़े, वो एजेक्स के ही पढ़े, सॉरी। फिर भी आपको मैं बता देता हूँ कि जो ये है इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, डाटा फॉर्मेट है और लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये है कि किसी भी लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती, कि ज़रूरी नहीं है कोई लैंग्वेज के साथ चलेगा ये, आप इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सपोर्ट ऑल जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे वो PHP है, चाहे वो पाइथन है, स्विफ्ट है, जो भी है वो सब लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। ईजी टू ऑर्गेनाइज है, लाइट वेट है, ये इसके जो है वो 4-5 एडवांटेजेस हैं। आप लिख सकते हैं इसको, अगर क्वेश्चन आ जाए कि एडवांटेजेस लिखे जेसन के, तो ह्यूमन रीडेबल जो है वो डाटा फॉर्मेट है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, सपोर्ट ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, इजी टू ऑर्गेनाइज है और लाइट वेट है। मतलब आपने कोई भी डाटा जो है वो सेव करवाना है डाटाबेस में के अंदर, तो यहाँ हम जो है वो जेसन को यूज़ करते हैं। अच्छा, ये तो एडवांटेज। डिसएडवांटेजेस का क्या है
कि आप इसमें जो है वो वीडियो, ऑडियो या पिक्चर इस तरह का डाटा जो है वो सेव नहीं करवा सकते। आप सिर्फ वैल्यूज़, नल, स्ट्रिंग, एरे, ऑब्जेक्ट इस तरह की चीज़ें जो है वो सेव करवा सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा नुकसान और डिसएडवांटेज है, जबकि एक्सएमएल में आप करवा सकते हैं। सही है। अब इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो मैं आपको कैसे डिफाइन करूं कि फॉर एग्जांपल मैं एक जो है वो क्या करता हूं, एक एप्लीकेशन बनाता हूं, ठीक है, और एप्लीकेशन को मैं क्या करता हूं, उसको मैं PHP पे भी रन करवाना चाह रहा हूं, उसको मैं उसमें जो है वो मैंने लैंग्वेज जो है स्विफ्ट भी यूज़ की है, आईफोन पे भी जो है वो रन करवाना चाह रहा हूँ और एंड्रॉयड पे भी रन करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, इसके लिए जो टेक्निक यूज़ होती है उस जो मतलब इन सब चीज़ों को कि मेरी जो एप्लीकेशन है या मेरी जो वेबसाइट है वो आईफोन पे भी चले, वो एंड्रॉयड पे भी चले, वो PHP विंडोज़ पे भी चले, ठीक है। तो इसके लिए क्या मैं करता हूँ, मैं AI डिफाइन करता हूँ। सही है। सो AI जो है वो क्या करती है, AI जो डाटा को जो देती है किसको, MySQL या डाटाबेस जो हमारी पड़ी है उसको, ठीक है। अब MySQL क्या करता है, उसको डाटा रिटर्न करता है। अब रिटर्न करने के बाद आप इधर को जाएं तो आईफोन पड़ा हुआ है, इधर को जाएं तो हमारे पास विंडोज़ पड़ी है, इधर को जाएं तो एंड्रॉयड पड़ा हुआ है। अब कौन सी ऐसी चीज़ है जो क्या करेगी, इन लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करेगी, इन लैंग्वेजेस को के लिए सपोर्टेबल होगी, ठीक है। तो वो जो चीज़ होती है वो क्या होती है, जेसन, ठीक है। तो जेसन क्या करता है, जेसन के पास कैपेबिलिटी, मैंने आपको बताया ना, सपोर्ट ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का एक एडवांटेजेस है। तो वो क्या करता है, AI जो है वो उससे क्या डाटा लेता है और जेसन के थ्रू ही जो है वो वही डाटा उसी तरह की जो है वो फॉर्मेट, उसी तरह के कंटेंट जो है वो स्विफ्ट में भी शो होंगे, मतलब आईफोन की लैंग्वेज होती है, आईफोन में भी शो होंगे, PHP में भी शो होंगे, एंड्रॉयड में भी शो होंगे। सही है। और फास्टर काम करता है, ये XML से लाइट वेट होता है, फास्टर काम करता है। तो ये एक छोटा सा जो है वो इसका ओवरव्यू था। सो क्लास, दिस वाज योर लेक्चर, जिसमें हमने जो है वो एजेक्स और जेसन को बहुत थॉरली पढ़ा है और होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। जब आप लोग इसको अगले सेमेस्टर में या अगले सेमेस्टर्स में कोई वेब का जो है वो कोर्स पढ़ेंगे एडवांस लेवल पे, देन इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर टीचर टू आपको बताए कि ये जो है वो जेसन को किस तरह हम यूज़ कर रहे हैं वेब में, और जेसन एजेक्स को हम किस तरह यूज़ कर रहे हैं। अगर आप डाटाबेस पढ़ें तो उसमें भी आपको बताया जाएगा जेसन और एजेक्स का। तो वो डाटाबेस की MySQL जो है उसमें भी आपको जो है वो दिखाया जाएगा कि किस तरह जो है इसके थ्रू हम जो है वो डाटा को पास करते हैं। सो हमने अभी थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ही पढ़ना था कि ये क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसमें कोडिंग क्या होती है थोड़ी बहुत, तो ये सारा कुछ हमने सीखा। होप सो कि आप लोगों को समझ आया होगा क्लास। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी। सो स्टे होम, स्टे सेफ क्लास। अल्लाह हाफिज़।